हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बबीता हेयर एंड वेलकम टू यूवान क्लासेज। जो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का सेकंड चैप्टर मानव तंत्र, और मानव तंत्र के अंदर हमने स्टार्ट किया है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र के 2 पार्ट्स हम कर चुके हैं। अभी हम ब्रीदिंग की मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, यानी श्वसन जो है, सांस लेना जो है, उस दौरान क्या होता है, फेफड़ों के अंदर दाब बढ़ता है, कम होता है, वक्ष गुहा का आयतन कम होता है या बढ़ता है, यानी कौन सी प्रोसेस होती है जिसके दौरान हम ब्रीदिंग करते हैं। ठीक है, वैसे तो ये आपके बुक के अंदर सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये श्वसन तंत्र से ही रिलेट है। आपके डायफ्राम है किस तरीके से काम करता है, आपकी जो मांसपेशियां हैं वो किस तरीके से काम करती हैं, वो सारी सिचुएशन इसमें बताई गई है। ठीक है, तो जो आपके ब्रीदिंग है उसकी मैकेनिज्म जो होती है वो 2 टाइप से होती है। आप श्वास लेते हो, एक तो आप श्वास को अंदर खींचते हो, फिर श्वास को बाहर छोड़ते हो। तो अंदर लेते हो श्वास को, वायु को आप अंदर लेते हो, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंस्पिरेशन यानी निःश्वसन। और श्वास जब आप बाहर छोड़ते हो उसको हम बोलते हैं उच्छ्वसन यानी एक्सहेलेशन। ठीक है, तो निःश्वसन में क्या होगा, 2 पार्ट है इसके, एक तो निःश्वसन और दूसरा उच्छ्वसन। तो निःश्वसन के अंदर क्या होता है, निःश्वसन में हम वायुमंडल से एयर को अंदर लेते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंस्पिरेशन यानी निःश्वसन। ठीक है, अब जब हम श्वास को अंदर लेंगे तो क्या होगा, श्वास को अंदर लेंगे तो जो हमारी पसलियां हैं, पसलियां और जो डायफ्राम है वो क्या होंगे, सिकुड़ेंगे। क्या होंगे, सिकुड़ेंगे, उनमें कॉन्स्ट्रक्शन होगा। ठीक है, तो वो सिकुड़ेंगे तो उससे क्या होगा, सिकुड़ने से पसलियों के अंदर और जो डायफ्राम है उसके अंदर क्या पाई जाती है, मांसपेशियां पाई जाती हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में समझाया था ना आपको। तो पसलियां और डायफ्राम के अंदर मांसपेशियां पाई जाती हैं, और वो मांसपेशियां क्या होती हैं, सिकुड़ती हैं। सिकुड़ती है तो क्या होता है, डायफ्राम चपटा हो जाता है। देखो, डायफ्राम की जो स्ट्रक्चर होती है वो रियल में ऐसी होती है। कैसी होती है, गुंबद नुमा स्ट्रक्चर होती है, डोम शेप होती है। ठीक है, इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है, इस तरीके से। ठीक है, और ये क्या है, आपकी पसलियां हैं। ठीक है, ये आपके पसलियां हैं, यानी यूं समझिए ये आपकी पसलियां हैं और ये आपके डायफ्राम है, मध्य पटे नीचे। ठीक है, जब हम श्वास को अंदर लेंगे तो पसलियां और जो डायफ्राम है उसकी जो पेशियां हैं, मांसपेशियां, वो क्या होंगी, सिकुड़ेंगी। सिकुड़ेंगी तो क्या होगा, जो पसलियां हैं वो बाहर की तरफ आएंगी, पसलियां जो है वो बाहर की तरफ आती है, और जो आपका डायफ्राम है वो चपटा हो जाता है। ठीक है, देखो श्वास लेते हैं तो क्या होता है, देखो एक लंबी सी श्वास लो, पसलियां ऊपर की तरफ उठती है तो पसलियां क्या हो जाती है, बाहर की तरफ हो जाती है, ऊपर की तरफ उठ जाती है। और जो डायफ्राम इस स्टेज में होता है, रियल स्टेज में, वो ऐसे हो जाता है, चपटा हो जाता है। मतलब तो डायफ्राम चपटा हो गया, मांसपेशियां, पसलियां बाहर की तरफ हो गई। तो पसलियां बाहर हो गई, डायफ्राम चपटा हो गया, तो यहां का आयतन क्या हो गया, बढ़ गया। क्लियर है भाई, डायफ्राम चपटा हो गया, मांसपेशियां जो पसलियां हैं वो बाहर की तरफ चली गई, तो क्या हुआ, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ गया। ठीक है, यहां पर भी वही कंडीशन है। देखो डायफ्राम यहां पर इस स्टेज में है, कैसा हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। ठीक है, और पसलियां थोड़ा बाहर की साइड आ जाएंगी। तो ये जो डायफ्राम पहले था, डायफ्राम कैसा हो गया, ऐसे था तो ऐसे हो गया, चपटा हो गया। अब यहां पर ये जो आयतन है ये क्या हो गया, बढ़ गया। तो जब हम श्वास को अंदर लेते हैं तो क्या होता है, पसलियां और डायफ्राम की पेशियां सिकुड़ती हैं, उनमें कॉन्स्ट्रक्शन होता है, और कॉन्स्ट्रक्शन होने से पसलियां जो हैं वो ऊपर की तरफ उठ जाती है, बाहर की तरफ आ जाती है, और जो डायफ्राम है वो गुंबद नुमा स्ट्रक्चर से चपटा हो जाता है, यहां इस तरीके से हो जाता है। फिर क्या होगा, चपटा होने से जो वक्ष गुहा है उसका आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और वक्ष गुहा का आयतन बढ़ने से जो बाहर वायुमंडल के अंदर क्या है, वायु का प्रेशर ज्यादा है, और आपके फेफड़े हैं उनमें वायु का प्रेशर क्या है, कम है, क्योंकि यहां पर आयतन क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो बाहर वायुमंडल में वायु का प्रेशर ज्यादा होने से क्या होता है, वायु अंदर प्रवेश कर जाती है। इस तरीके से होती है निःश्वसन की प्रोसेस। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं उच्छ्वसन यानी एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन में क्या होगा, वायु जो है वो फेफड़ों से बाहर वातावरण में आएगी, बाहर निकलेगी, वो क्रिया क्या कहलाएगी, एक्सहेलेशन कहलाएगी। अब एक्सहेलेशन में जब हम श्वास छोड़ेंगे तो उसमें क्या होगा, उस पसलियां और डायफ्राम की जो मांसपेशियां हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, और रिलैक्स होने से क्या होता है, जो पसलियां ऊपर उठी हुई थी वो वापस अपनी स्थिति में आ जाती हैं।
ठीक है। और डायफ्राम जो चपटा हो रखा था वो चपटा डायफ्राम वापस कैसा हो जाता है, गुंबद नुमा हो जाता है, डोम शेप का हो जाता है, ठीक है। तो उच्च श्वसन में क्या होगा, अब ये डायफ्राम चपटा था, तो जब पेशियां शिथिल होंगी यानी रिलैक्स होंगी तो डायफ्राम भी अपनी स्टेज में आ जाएगा, अपनी स्थिति में आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, गुंबद नुमा हो गया। अब गुंबद नुमा होने से यहाँ का जो आयतन है वो क्या हो गया, कम हो गया ना। देखो पहले तो ऐसे था और अब डोम शेप का हो गया, गुंबद नुमा हो गया, तो आयतन क्या हो गया वक्ष गुहा का, कम हो गया। और पसलियां भी क्या हुई, पसलियां भी अपनी अंदर की तरफ चली गई, पहले ऊपर उठी हुई थी, ये भी अंदर की तरफ चली गई। तो इस फेफड़े के ऊपर क्या हुआ, फेफड़ों पे नीचे से डायफ्राम ने प्रेशर दिया और इधर से पसलियों ने प्रेशर दिया। यहां से डायफ्राम भी प्रेशर लगाता है और पसलियां भी प्रेशर लगाती है, तो फेफड़ा क्या होता है, पिचकता है प्रेशर से और वायु बाहर निकल जाती है। क्लियर है। इस तरीके से आपके उच्च श्वसन की क्रिया होती है। तो आप इनमें आराम से इसमें डिफरेंस भी कर सकते हो। क्या डिफरेंस है, देखो निःश्वसन के दौरान क्या होता है, बाहरी वातावरण से वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है, पसलियों व डायफ्राम की पेशियां सिकुड़ती है तो क्या होता है, डायफ्राम चपटा हो जाता है और पसलियां बाहर की तरफ आ जाती है, ऊपर उठ जाती है। ऊपर उठने से क्या होगा, डायफ्राम जब चपटा होगा और पसलियां ऊपर उठेंगी तो आयतन क्या हो जाएगा, वक्ष गुहा का बढ़ जाएगा। तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और वायुमंडल में दाब ज्यादा होने से और फेफड़ों के अंदर दाब कम होने से वायु जो है वो फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। और उच्च श्वसन में क्या होगा, उच्च श्वसन में फेफड़ों की वायु बाहरी वातावरण में चली जाएगी और पसलियों व डायफ्राम की पेशियां शिथिल अवस्था में आ जाती हैं वापस, और डायफ्राम जो है वो चपटे से क्या हो जाता है, वापस इस स्टेज में आ जाता है, गुंबद नुमा हो जाता है, ठीक है। और पसलियां भी पुनः अपनी स्थिति में आ जाती है और वक्ष गुहा का आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। और फेफड़ों के ऊपर डायफ्राम भी दाब लगाता है और जो पसलियां हैं वो भी दाब लगाती है, इसके अंदर दाब बढ़ जाता है। दाब बढ़ने से जो फेफड़ों के अंदर की एयर है वो वातावरण में चली जाती है। ये होती है आपके निःश्वसन की प्रोसेस और उच्च श्वसन की प्रोसेस। अब देखो जो आपके निःश्वसन की प्रोसेस है, जो इंस्पिरेशन है, वो एक प्रकार की एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस मतलब यानी निःश्वसन हमें कराना पड़ता है, श्वास हमें लेना पड़ता है और जो एक्सलेशन है वो अपने आप हो जाता है। तो निःश्वसन जो है वो तो एक एक्टिव प्रोसेस हो गई और जो एक्सलेशन है वो एक पैसिव प्रोसेस हो गई। हम श्वास लेते हैं उसमें कम टाइम लगता है और श्वास छोड़ते हैं उसमें ज्यादा टाइम लगता है। श्वास लेते हैं उसमें अप्रोक्सीमेट 2 सेकेंड लगती हैं, 2 सेकेंड लगती हैं, और श्वास जो हम छोड़ते हैं उसमें 3 सेकेंड लगती है। लेते हैं तो 2 सेकेंड और छोड़ते हैं तो 3 सेकेंड। यानी जब हम उच्च श्वसन की क्रिया करेंगे, एक्सलेशन करेंगे, तो उसमें अप्रोक्सीमेट ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो आपका जो एक ब्रीदिंग है, एक ब्रीदिंग मतलब हमने श्वास ले भी लिया और श्वास छोड़ भी दिया। एक ब्रीदिंग में कितना टाइम लगता है, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड, टोटल 5 सेकेंड लगती है, 5 सेकेंड लगती है एक सेट में, ठीक है। तो 1 मिनट में आप कितनी बार श्वास लेते हो, 1 मिनट में 60 सेकेंड होती है, तो 60 में भाग दोगे किसका, 5 का, कितनी बार, 12 बार, ठीक है। तो आप 1 मिनट में 12 बार ब्रीदिंग कर सकते हो। एक सेट में 5 मिनट का समय लगता है, अप्रोक्सीमेट है, और 1 मिनट के अंदर आप 12 बार श्वसन कर सकते हो, करते हो, ठीक है। लगभग है ये 13 बार भी हो सकता है, 14 बार भी हो सकता है, ओके ना, ठीक है। ये है आपके ब्रीदिंग की मैकेनिज्म। तो आपका ये टॉपिक श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र। ओके, थैंक यू सो मच।